नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें आपको दिखाएंगे दिन भर की वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में छाई रही। देश प्रदेश से लेकर दुनिया की हर एक बड़ी हलचल, अगले 1 घंटे में कोई बड़ी खबर नहीं छूटेगी। मतलब ये बुलेटिन आपने देख लिया तो समझिए दिन भर की हर एक खबर से आप अपडेट हो लिए। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत। आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चली है, लेकिन दिल्ली में छठ का पर्व सुकून से मना लिया जाए, कम से कम ऐसा फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा है, जिसकी 2 वजह हैं। पहली, यमुना में ये नजर आता सफेद झाग और दूसरी तरफ एनजीटी की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध। पहले तो दिल्ली सरकार ने इस बार छठ के लिए 1100 जगहों पर घाट बनाने का ऐलान किया था, लेकिन हकीकत यह है कि इस बार भी यमुना में सफेद झाग की चादर बिछी है। प्रशासन भले ही सफेद झाग को कम करने के लिए केमिकल का छिड़काव कर रहा है, बावजूद इसके यमुना की तस्वीरों में कुछ खास बदलाव नजर नहीं आया। बीजेपी के तमाम नेताओं ने इसे लेकर केजरीवाल सरकार को जमकर घेरा। बीते रोज मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यमुना में केमिकल छिड़कने का आरोप लगाया था। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जरूर इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। इसी बीच छठ पूजा को लेकर एनजीटी का बड़ा फैसला आया। एनजीटी ने कहा कि इस बार यमुना के घाट पर छठ पूजा नहीं की जाएगी, यानी यमुना के किनारे न तो छठ पूजा कर सकते हैं और न ही यमुना में फूल या कोई पूजा सामग्री प्रवाहित कर सकते हैं। एनजीटी ने वैकल्पिक घाट बनाने को कहा है, जिसे लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को निशाने पर लिया, जिसने औरंगजेबी मानसिकता दिखाते हुए कुछ ही दिन पहले दिवाली के पर्व पर पटाखे फोड़ने पर पाबंदी लगाई थी। आज उन्होंने फिर से एक बार ऐसा षड्यंत्र रचा है जिससे कि छठ पूजा के अवसर पर कालिंदी कुंज छठ पूजा घाट यमुना जी के ऊपर उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है एनजीटी के द्वारा। इससे 2 बातें स्पष्ट है। एक बात तो ये कि यमुना जी को साफ करने में असक्षम रहे अरविंद केजरीवाल, इसलिए एनजीटी को ये मौका मिल गया कि वो पाबंदी और प्रतिबंध लगाए। दूसरी ओर दिल्ली सरकार की ओर से ये दलील भी आई कि सारे इंतजाम बेहतर हैं। अलग घाटों पे छठ पूजा दिल्ली सरकार आयोजित कर रही है और छठी मैया के आशीर्वाद से सभी घाट्स पे बहुत अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन आस्था के इस पावन पर्व पर दिल्ली के लोगों में इस बात का संशय जरूर है कि वो छठ का पर्व कैसे मनाएंगे। तो छठ पर्व की शुरुआत भी हो चुकी है और जो लोग छठ का पर्व मनाते हैं, जाहिर है कि उनके मन में घर जाने की उत्सुकता भी होगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घर जाना तो चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे, क्योंकि ट्रेनों में भीड़ है। वहीं पर फ्लाइट का किराया आसमान छू रहा है, यानी कि आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर लोग चाहकर भी घर नहीं पहुंच पा रहे। टिकट मिला मगर जर्नल मिला, बोला इसमें ये नहीं है। बैटिंग वूटिंग कुछ नहीं, जर्नल लिया हूँ मैं। जनरल लिए वो बहुत मुश्किल से मिली है। नहीं मिली, जनरल से जाऊंगा। जनरल से तमीजी भी हो रहा था टिकट काउंटर पे। ये छठ पर घर जाने की छटपटाहट है, जिसके आगे तमाम कोशिशें नाकाफी नजर आती हैं। लोग जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते हैं। लोग अपने परिवार के साथ छठ का महापर्व मनाना चाहते हैं, लेकिन चाहकर भी कई लोग घर नहीं पहुंच पा रहे। ये सच है कि सरकार की ओर से छठ को देखते हुए कई स्पेशल बसें और ट्रेनें चलाई गई हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि इस भीड़ के आगे ये सारे इंतजाम कम पड़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन ने पूर्वांचल के जिलों के लिए कई बसें चलाई हैं। दूसरी ओर फ्लाइट्स का विकल्प भी मौजूद है, लेकिन वो इतने महंगे हैं कि आम आदमी उसे चाहकर भी बुक नहीं कर पा रहा। फ्लाइट का किराया राजधानी दिल्ली से बिहार जाने के लिए काफी महंगा हो चुका है। फ्लाइट का किराया अंदाजन 3 गुने से भी ज्यादा बढ़ चुका है। आज का किराया जब हमने देखा तो पता चला कि ये 10,000 रुपए के पार पहुंच गया है। गया और दरभंगा के लिए भी यही हाल है। वहीं मुंबई से गोरखपुर की फ्लाइट का किराया 20,000 रुपए तक जा पहुंचा है। कई फ्लाइट्स में तो दरभंगा का किराया 22,000 के पार है। दूसरी ओर प्राइवेट बसों की बात करें तो इनका किराया भी आसमान छू रहा है। दिल्ली से पटना जाने के लिए प्राइवेट बसों का किराया 10,000 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं दिल्ली से गोरखपुर का टिकट भी 7 से 10,000 रुपए के बीच मिल रहा है। वहीं अगर आप प्राइवेट कैब से जाने की सोच रहे हैं तो आपको 30,000 रुपए तक की रकम देनी होगी। छठ पर घर ना पहुंच पाने की टीस लोगों के मन में है। हर हाल में बिहार के लोग छठ पूजा के पहले अपने घर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कई मजबूरियों के आगे अब वो मजबूर हैं।
तो एक तरफ जहां पर दिल्ली में छठ के पर्व पर सियासी ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस भीड़ की वजह से घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन अगर आप घर जाना चाहते हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको नोट कर लेनी चाहिए, यानी कि घर जाने में आपकी कुछ मदद कम से कम ये कर सकती हैं। आइए वो कौन कौन सी काम की बातें हैं उनका भी जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम पूर्वांचल के लिए लगातार बसेस चला रहा है ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सके। दिल्ली से गोरखपुर का किराया करीब 1500 रुपए है। 1500 रुपए खर्च करके गोरखपुर तक आप पहुंच सकते हैं और उसके बाद आगे का रास्ता ले सकते हैं। ये वेबसाइट आप नोट कर लीजिए, www.onlineupsrtc.co.in। इस पर आप ऑनलाइन जाकर बस की बुकिंग कर सकते हैं ताकि एन मोमेंट पर आपको हो सकता है सीट ना मिले, इसलिए यह कवायद की जा सकती है। लखनऊ से भी लगातार बसेस चल रही हैं ताकि लोग अपने घर की तरफ जा सके, छठ पर्व को मना सकें। सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक हर 1 घंटे में आप बस पकड़ सकते हैं, क्योंकि बसेस का संचालन लगातार 6 से रात 11 तक जारी है, क्योंकि लोगों की भीड़ भी है। इसके अलावा जो एसी बसेस हैं उनमें भी ऑनलाइन टिकट्स की बुकिंग आप कर सकते हैं। पहले से ही टिकट बुक कर लेंगे तो जाने में आपको आसानी होगी। इसके साथ ही रेलवे की तरफ से कई ऐसी स्पेशल ट्रेन भी हैं जो चलाई गई हैं, यानी कि एक्स्ट्रा ट्रेन्स रेलवे की तरफ से चलाई जा रही हैं ताकि लोगों को अपने घर तक पहुंचने में समस्या ना हो, इसकी कवायद। लेकिन उसके बावजूद एक सच जरूर नजर आता है जो रेलवे स्टेशन पर तस्वीरों के जरिए आ रहा है, बस स्टैंड्स पर तस्वीरों के जरिए आ रहा है कि जो एक्स्ट्रा संचालन भी हो रहा है ट्रेन और बसेस का, वो भी नाकाफी नजर आ रहे हैं। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद को हिंदू हितैषी दिखाने के लिए आजकल नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर सियासी उबाल भी खूब देखने को मिला है। इसी बीच वोट बैंक को साधने के लिए खैरात बांटने का राज भी खुल चुका है, जिस पर अब वो विपक्ष के निशाने पर है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव पास आते ही केजरीवाल को वोट की चिंता सताने लगी है। नोट पर लक्ष्मी गणेश जी की फोटो की मांग करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिख डाली, जिसके बाद सियासी बखेड़ा शुरू हो गया। इस सियासी तूफान के पीछे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक ऐसा राज छिपा रही थी जिस पर से पर्दा हटते ही हड़कंप मच गया। एक तरफ तो केजरीवाल हिंदू हित का ढोंग करते हैं, दूसरी ओर वोट बैंक के लिए सरकारी खजाना लुटाते हैं। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने बीते 7 सालों में वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ रुपए का फंड दिया है और पिछले साल 62 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दिया गया है, जबकि 2015-2016 में 1 करोड़ 25 लाख, 2016-2017 में 1 करोड़ 37 लाख, 2017-18 में 5 करोड़ रुपए, 2018-19 में 8 करोड़ 85 लाख 69 हजार रुपए, 2019-2020 में 22 करोड़ 72 लाख 50 हजार रुपए और 2021-2022 में 62 करोड़ 57 लाख 50 हजार रुपए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने वक्फ बोर्ड को फंड दिया है। बीजेपी का मतलब आम आदमी पार्टी नहीं और अपीजमेंट वाली पार्टी बन चुका है, क्योंकि अब सामने आ चुका है कि जो केजरीवाल की सरकार के पास डीडीयू कॉलेज के लिए पैसा नहीं है, शिक्षकों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, 13,000 SC ST OBC स्टूडेंट्स की कोचिंग के लिए पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, परंतु उनके पास वक्फ बोर्ड के लिए मौलानाओं की सैलरी बढ़ाने के लिए 100 करोड़ से ज्यादा रुपए हैं और एक साल में 62 करोड़ रुपए दिए हैं और 100 करोड़ रुपए से ज्यादा उनको दिया गया है वक्फ बोर्ड के लिए। केजरीवाल मस्जिदों के इमाम को 18,000 रुपए सैलरी देते हैं, मस्जिदों की देखरेख करने वालों को भी वेतन देते हैं, लेकिन दिल्ली के मंदिरों में पूजा पाठ कराने वाले पंडितों को फूटी कौड़ी नहीं देते, जिसकी वजह से अब वो विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष का आरोप है कि केजरीवाल सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में अपना संबोधन दिया। 2 दिन तक ये चिंतन शिविर चला, जिसमें देश की सुरक्षा, राज्यों में आपसी तालमेल कैसा हो, इसी को बनाने पर जोर दिया गया। 2 दिनों से हरियाणा में चल रहे चिंतन शिविर का आज समापन हो गया है और इस आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के गृह मंत्रियों से संवाद किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को एक दूसरे से प्रेरणा लेनी चाहिए। कानून व्यवस्था का सीधा संबंध राज्य के विकास से है। पीएम ने मिलजुल कर काम करने पर जोर दिया। हर एक राज्य एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे से प्रेरणा ले, देश की बेहतरी के लिए मिलजुल करके काम करें। ये संविधान की भी भावना है
और देशवासियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। पीएम मोदी ने पंच प्राणों के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं और ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। पीएम ने यह भी बताया कि अपराधी टेक्नोलॉजी के जरिए आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अब अपराध इंटरस्टेट और इंटरनेशनल हो रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजी की मदद से एक राज्य में बैठे अपराधी दूसरे राज्य में भयंकर अपराध करने की ताकत रखते हैं। 2 दिनों तक चले इस चिंतन शिविर में गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ अलग अलग प्रदेशों के सीएम और गृह मंत्री शामिल हुए, जिसमें देश की सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया गया। तो देश की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का यह चिंतन था, यानी कि फरीदाबाद के सूरजकुंड में ये जो राज्यों का चिंतन शिविर चल रहा है, ये भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन इसमें जो सियासत हुई उसने जरूर चिंता बढ़ा दी है। इस चिंतन शिविर में अपने प्रदेशों में गृह विभाग का प्रभार संभाल रहे ज्यादातर गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया। वो कौन कौन रहे जो इसका हिस्सा नहीं बने? गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों में सबसे पहला नाम है ममता बनर्जी का, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, वो इसमें शामिल नहीं हुई। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री इस चिंतन शिविर से दूरी बनाते हुए नजर आए, वो इसमें शामिल नहीं हुए। इसके साथ ही ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक भी इसका हिस्सा नहीं हुए। यानी कि चर्चा हो रही थी राज्यों के तालमेल को लेकर, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं हुए। उसमें एमके स्टालिन का नाम भी है, जो कि तमिलनाडु के सीएम हैं, उन्होंने भी इससे दूरी बनाए रखी। कुल मिलाकर ये सब इसमें से नदारद नजर आए। बताया यह भी जा रहा है कि पिछले महीने ही गृह मंत्री अमित शाह ने चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए सीएम ममता बनर्जी, नीतीश कुमार समेत नवीन पटनायक और स्टालिन को न्योता भी भेजा था, लेकिन कुल मिलाकर इससे दूरी बनाते हुए ये चारों नेता नजर आए। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश के गृह मंत्रियों को संबोधित करते हुए कई जरूरी सुझाव भी दिए हैं, जिसमें पुलिस कर्मियों के लिए 1 नेशन 1 यूनिफॉर्म पॉलिसी भी शामिल है। यानी कि आने वाले समय में देश के हर कोने में पुलिस कर्मियों की एक ही वर्दी नजर आने वाली है। पीएम मोदी ने सभी राज्यों के पुलिसकर्मियों के लिए 1 नेशन 1 यूनिफॉर्म पॉलिसी का सुझाव दिया है। गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर के समापन समारोह को पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और गृह मंत्रियों से कहा कि पुलिस के लिए 1 नेशन 1 यूनिफॉर्म केवल एक विचार है, इसे थोपने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बस इस पर विचार करें। हो सकता है कि इसमें 5 साल या 50 से 100 साल लगे, लेकिन हमें इसके बारे में विचार जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक और सुझाव दिया कि अगर पुलिस थानों के ऊपर 20 मंजिल बिल्डिंग बना दी जाए तो अपने आप ही सुरक्षा बढ़ जाएगी, साथ ही थाने भी आधुनिक हो जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हर शहर में 20 से 25 थाने ऐसे होंगे जिन्हें सुधारा जा सकता है, ताकि कोई पुलिस वाला 20 से 25 किलोमीटर दूर जाकर घर न ले। तो एक और बड़े बदलाव की तैयारी जिसके पक्ष में प्रधानमंत्री हैं। जानकारी ये भी कहती है कि ब्रिटिश काल से चली आ रही पुलिस की खाकी वर्दी को कुछ समय बाद खत्म कर दिया जाएगा और इसी के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च और डेवलपमेंट की मदद से एक स्मार्ट वर्दी तैयार की जाएगी, जो सभी राज्य, केंद्र शासित और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस पर लागू होगी। अभी कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पर वर्दी अलग है। वो कौन कौन से प्रदेश हैं जहां पर पुलिस की अलग अलग यूनिफॉर्म नजर आती है? जैसे कि कोलकाता पुलिस की वर्दी आप देख रहे हैं, ये सफेद वर्दी है और पूरे देश में इनकी ये वर्दी फेमस है, व्हाइट रंग की यूनिफॉर्म है। इसके साथ ही कर्नाटक पुलिस में जो पुलिसकर्मी है वो हैट पहनते हैं और इसके साथ ही कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, ये उनकी वर्दी नजर आती है, अपने आप को ये अलग करती है। पुडुचेरी पुलिस जो है वर्दी के साथ लाल टोपी पहनने का नियम है, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं, इसी तरीके की वर्दी होती है पुडुचेरी पुलिस की। तो कुल मिलाकर पुलिस की ये अलग अलग यूनिफॉर्म है और अब इस मुहिम की शुरुआत जल्द ही मुमकिन है हो जाएगी, क्योंकि इसके पक्ष में प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं कि पूरे देश में एक ही यूनिफॉर्म को लागू कर दिया जाए। इधर सोशल मीडिया पर हिट हुआ अपराध के विरुद्ध योगी मॉडल, यानी कि ट्विटर टॉप ट्रेंड में ये नंबर 1 पर है। सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे हैं हैशटैग योगी मॉडल अगेंस्ट क्राइम पर ट्वीट और भी राज्य इसको फॉलो कर रहे हैं, योगी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर योगी मॉडल देश भर में सुपर हिट हो गया है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, उसे विभिन्न मंचों पर सराहना और मान्यता मिल रही है। इसी कड़ी में ट्विटर पर #योगी मॉडल अगेंस्ट क्राइम ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर की ट्रेंडिंग लिस्ट में 14.8 हजार ट्वीट्स के साथ टॉप पर बना हुआ है। योगी मॉडल को दूसरे राज्य भी फॉलो कर रहे हैं, जिसके बारे में भी खूब चर्चा हो रही है, लेकिन इस पर सियासत भी खूब हो रही है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का आलम यह है कि यहाँ पे गुंडा राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। महिलाओं के अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, साइबर क्राइम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और यहाँ तो कई बार बदमाश पुलिस वालों को पीट दे रहे हैं। पुलिस का कोई खौफ ही नहीं है, यहाँ कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अंधा राज चल रहा है। 35 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक सकारात्मक उपलब्धि बना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई। आज पूरी दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है, बुलडोजर की चर्चा हो रही है। अलग अलग राज्य आज उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार के मॉडल को आज उदाहरण के तौर पर अपने यहां स्वीकार कर रहे हैं। और अब बात केरल की करेंगे, क्योंकि केरल में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है और इसी की वजह से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ चुका है। केंद्र ने जांच के लिए एक टीम वहां पर भेज दी है और इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे के दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। कोरोना और दूसरे जानलेवा वायरसों से जूझने वाले केरल में अब बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है, जिसे लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। दिल्ली से स्वास्थ्य विभाग की 7 सदस्यीय टीम जांच के लिए केरल भेजी गई है, जो अपनी रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपेगी। साथ ही बर्ड फ्लू के रोकथाम के तरीके भी बताएगी। केरल में पक्षियों में एवियन फ्लू के तमाम केस सामने आ रहे हैं। अलापुझा जिले में बतखों में इस संक्रमण के फैलने की पुष्टि होने के बाद 20,000 से अधिक पक्षियों को मारने का आदेश दिया गया है। भारत समेत दूसरे कई देशों में जंगली पक्षियों में इसका असर देखने को मिला है, जिससे खतरा और बढ़ गया है। संक्रमित पक्षियों से इंसान भी संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। और इस वक्त की एक बड़ी खबर है रूस से, जहां पर मोबिलाइजेशन का काम पूरा हो चुका है। 3 लाख लोग हैं जिन्हें मोबिलाइज किया गया है, यानी कि फ्रंट पर भेजे गए 82,000 लोग। और ये जानकारी रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु की तरफ से दी गई है और पुतिन को इन्होंने इस बात की जानकारी दी है। 3 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें मोबिलाइज किया गया है। ये काम लगातार चल रहा था और फ्रंट पर 82,000 लोग भेजे गए हैं। कुल मिलाकर जो मोबिलाइजेशन का प्रोसेस था, काम था रूस में, वो पूरा हो चुका है। और अब खबर है यूक्रेन से, जहां पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे करीब 20,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। काफी संख्या में छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए यूक्रेन और उसके आसपास के पड़ोसी देशों तक जा पहुंचे हैं। वहां से वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच रूस ने फिर से हमले तेज कर दिए। तब भारत सरकार ने छात्रों को यूक्रेन छोड़ने के लिए एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन छात्र अब बिना डिग्री यूक्रेन से वापस लौटने के लिए तैयार नहीं। रूस यूक्रेन के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जिसकी वजह से भारत सरकार ने 2 एडवाइजरी जारी कर यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्रों को तुरंत यूक्रेन छोड़ने को कहा है। लेकिन छात्र बिना डिग्री लिए यूक्रेन छोड़ने को राजी नहीं है। तनाव कम होने के बाद दोबारा यूक्रेन पहुंचे छात्रों में से ज्यादातर अब वापस नहीं लौटना चाहते। कईयों का कहना है कि उनके पास यूक्रेन में रहकर पढ़ाई करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। छात्र बम, गोले और मिसाइल के बीच यूक्रेन में रह रहे हैं। वहीं कुछ छात्र हंगरी और स्लोवाकिया जैसे देशों में अस्थायी तौर पर रह रहे हैं। ये देश 30 दिन तक रहने की परमिट दे रहे हैं। अनुमान के मुताबिक करीब 1500 छात्र फिर से यूक्रेन पहुंच गए हैं। छात्रों का कहना है कि भारत में रहकर पढ़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि 54 महीने की ऑफलाइन क्लास नहीं हुई तो डिग्री मानी नहीं जाएगी। तो सरकार की तरफ से एडवाइजरी है, लेकिन छात्र इस एडवाइजरी को मानने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन में रह रहे छात्र ये कहकर वापस नहीं आना चाहते कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने भारत में एडमिशन को लेकर अपनी स्थिति साफ कर दी थी। इन छात्रों का नीट में नंबर कम आया था, तब ये यूक्रेन गए थे। अब अगर इन्हें यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है तो जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनके साथ गलत होगा। आइए आपको ये भी बता देते हैं कि यूक्रेन से बिना डिग्री छात्र आखिर वापस लौटना क्यों नहीं चाहते हैं, क्यों वो ये कह रहे हैं कि उनके पास अब कोई विकल्प ही नहीं बचा है। दरअसल छात्रों को भारत में एडमिशन अभी नहीं मिल रहा है। उसके पीछे की वजह हमने आपको बता दी है।
किसी तरीके की बायसनेस ना हो। नीट में कम नंबर लाने की वजह से ये छात्र यूक्रेन गए थे, वहां पर ये अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे थे और उसके बाद यूक्रेन में हालात बदले, युद्ध जैसी स्थिति बनी, रूस ने हमला शुरू कर दिया। उसके साथ जो आसपास बॉर्डर से लगते हुए देश है जैसे हंगरी, पोलैंड, जॉर्जिया, रूस में एडमिशन का ऑप्शन इनके पास जरूर बनता है, लेकिन वहां पर भी स्थिति अलग तरीके की है। अब इनके पास आगे की क्या स्थिति, दोबारा से फीस देनी होगी, ये एक रास्ता बचता है। इसीलिए ये लोग यूक्रेन नहीं छोड़ रहे हैं और ये छात्र यूक्रेन में ही अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहते हैं, अपनी डिग्री को हासिल करना चाहते हैं और इसीलिए ये छात्र कह रहे हैं कि इनके पास अब कोई विकल्प नहीं है और ये वापस भी नहीं आना चाहते हैं। इधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हैं। मोदी को सच्चा देशभक्त बताते हुए उन्होंने कहा कि फ्यूचर भारत का है। Prime Minister Modi is one of those people in the world who is capable of conducting an independent foreign policy in the interests of its nation, despite any attempts to do some detente or to limit something. He's like an icebreaker moving in the necessary direction for the Indian people. And I'm sure that India has a great future. India has made a tremendous progress in its development from being a British colony to its modern state. A lot has been done in the past years under the leadership of Prime Minister Modi. Naturally, he's a patriot of his country. And his idea of make in India, it matters, both in economic-wise and in the ethic. So India has made tremendous steps forward in development, and the future belongs to India. तो भारत ने अपने विकास पथ पर कई अहम कदम उठाए हैं और मोदी सच्चे देशभक्त हैं, ये कह रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। तो व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ के साथ साथ रूस और भारत के संबंधों का भी जिक्र किया। पुतिन ने कहा कि भारत और रूस का रिश्ता बहुत पुराना और खास है, दशकों के रिश्ते में कभी कोई विवाद नहीं हुआ, इसका भी जिक्र व्लादिमीर पुतिन ने कहा। कुल मिलाकर इससे तस्वीर तो साफ होती है कि भारत और रूस की कितनी पक्की दोस्ती है। क्या कुछ होता है, सबसे पहले भारत जो है वो खनिज तेल खरीदता है और फार्मा प्रोडक्ट्स रूस को बेचता है। इसके अलावा और कैसे साथ जुड़े हुए हैं, सोना, चांदी, हीरा, और इसका आयात होता है तो मशीनरी और पुर्जे का भी निर्यात होता है। इसके साथ ही रूस से फर्टिलाइजर मंगवाया जाता है तो आयरन और स्टील को भी भेजा जाता है। शिप, बोट और दूसरे फ्लोटिंग स्ट्रक्चर खरीदे जाते हैं। साथ ही कॉफी, चाय, मसाले को भी भेजा जाता है। पेपर प्रोडक्ट का आयात होता है और मछली का निर्यात होता है। न्यूक्लियर प्लांट के यंत्र का भी आयात होता है तो फिर व्हीकल्स का भी निर्यात होता है। इस तरीके से अलग अलग मायनों में जुड़े हुए हैं भारत और रूस। आयरन, स्टील और रबर का आयात होता है, केमिकल प्रोडक्ट्स का निर्यात होता है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स का भी आयात होता है और निर्यात भी होता है। वहीं एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट का आयात और विमानों के पुर्जे का भी निर्यात होता है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिनके साथ भारत और रूस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं व्यापार के लिहाज से भी, और कौन नहीं जानता भारत और रूस की दोस्ती को, जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने आज प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। इधर मुंबई में यूएनएससी की बैठक चल रही है जिसमें 26/11 हमले को लेकर भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है। इसके साथ ही आतंकवादियों पर तमाम कोशिशों के बाद भी प्रतिबंध न लग पाने पर यूएनएससी को भी घेरा गया। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के आतंकी समर्थक चेहरे को बेनकाब किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने दुनिया के सामने मुंबई में हुए 26/11 हमले में पाकिस्तानी आतंकी साजिद मीर का ऑडियो प्ले किया, जिसमें वो फोन पर आतंकियों से कह रहा है, जहां भी मूवमेंट दिखे, जहां भी लोग हों, वहां फायरिंग करो, जिसके जवाब में दूसरा आतंकी ऐसा ही करने का भरोसा देता है। वो हमेशा कर रहा है, तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा की छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है, जा रहा है, उसको फायर ठोको, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मौजूदगी में ये ऑडियो प्ले किया गया।
खास बात यह है कि यूएनएससी की बैठक मुंबई के ताज होटल में हो रही है और यहीं पर 26/11 हमला हुआ था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, 26/11 का हमला सिर्फ मुंबई पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर था। हमले के गुनहगारों को सजा दिलाने का काम जारी है, लेकिन अभी भी वो चुनौती पूरी नहीं हुई है। आतंकवाद ने दुनिया के कई क्षेत्रों को त्रस्त कर दिया है। भारत दूसरों की तुलना में इसे अधिक समझता है। साथ ही एस जयशंकर ने कहा कि दशकों से सीमा पार आतंकवाद से लड़ने की हमारी प्रतिबद्धता कमजोर नहीं हुई है और न ही होगी। आतंकवाद को रोकने के लिए इसकी फंडिंग रोकनी होगी। यूएनएससी को खरी खरी सुनाते हुए एस जयशंकर ने कहा कि जब कुछ आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने की बात आती है तो कुछ मामलों में यूएनएससी राजनीतिक कारणों से कार्रवाई करने में नाकाम रही है। तो बार बार पाकिस्तान की असलियत, पाकिस्तान के द्वारा फंडेड आतंकवाद का जिक्र भारत ग्लोबल मंच पर करता रहा है और पाकिस्तान ने आतंकी साजिद मीर को दुनिया की नजरों से बचाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। यानी कि साजिद मीर पर पाकिस्तान हर बार बेनकाब होता रहा है। लेकिन ये साजिद मीर कौन है, जरा इसके बारे में भी जानिए। आईएसआई का पूर्व अधिकारी है आतंकी साजिद मीर। पाकिस्तान साजिद मीर को लेकर कैसे बेनकाब हुआ, लेकिन उसकी भूमिका 26/11 ही नहीं बल्कि कई और ऐसी आतंकी घटनाओं की साजिश रचने में थी जिन्हें अंजाम देने की कोशिश की गई। लश्कर-ए-तैयबा के डेनमार्क प्रोजेक्ट का मास्टरमाइंड साजिद मीर लश्कर-ए-तैयबा को ऑपरेट करता है, प्लानिंग करता है। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की पाकिस्तान की तरफ से साजिश रची गई, यानी कि साजिद मीर पर पर्दा डालने की बार बार कोशिश की गई। क्या किया गया? साजिद मीर को पाकिस्तान ने मृत घोषित कर दिया। यह कह दिया कि वो जिंदा ही नहीं है। पाकिस्तान ने झूठा डीएनए टेस्ट भी दुनिया के सामने रखा ताकि साजिद मीर को बचाए, ये बताते हुए कि वो अब मृत है, अब वो जिंदा नहीं है। साजिद मीर के जिंदा मिलने पर पाकिस्तान बेनकाब हुआ। ऐसा पहली बार नहीं है, बार बार आतंकियों को लेकर पाकिस्तान असलियत छिपाता है। साजिद मीर को लेकर भी पाकिस्तान हुआ है बेनकाब। इधर चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने तैयारी कर ली है और यही वजह है कि अब सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के काम में बहुत ज्यादा तेजी आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसे ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्घाटन किया। भारत एलएसी पर निर्माण कार्यों को लगातार तेज कर रहा है और बॉर्डर इलाके में लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी मार्ग DSDVO पर आयोजित समारोह में 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं से भारतीय सेना और सशक्त हो गई है। इन परियोजनाओं में कई पुल, सड़कें और हेलीपैड हैं। 75 परियोजनाओं में 45 पुल, 27 सड़कें, 2 हेलीपैड और एक कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट शामिल है। इनमें से अधिकांश परियोजनाएं बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देंगी और एलएसी पर दुश्मन को तुरंत जवाब देने के लिए बेहतर पहुंच प्रदान करेंगी। वहीं इस दौरान राजनाथ सिंह के एक बयान से पाकिस्तान से लेकर चीन तक हड़कंप मच गया। कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने के बाद से भारत की ओर से गिलगित, बलूचिस्तान और पाकिस्तान को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अब तक का सबसे बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हमें पाक अधिकृत कश्मीर की जनता का दर्द सालता है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता का दर्द हमें भी सालता है। केवल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रहने वाले लोगों को ही नहीं सालता है, बल्कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता का दर्द हमें भी सालता है। रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर कहा कि यहाँ हाथों में किताबों की जगह बंदूक थमा दी गई थी और कश्मीर के लोगों को अंधेरे में रखा गया था। वहीं उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया। आपको बता दें कि दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी मार्ग 2020 में भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध की एक बड़ी वजह थी। चीनी सेना ने सड़क निर्माण का विरोध किया था क्योंकि इसके जरिए भारतीय सेना तुरंत बॉर्डर तक पहुंच सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस मार्ग पर इन सभी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है उसका नाम है दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी मार्ग या फिर DSDVO। इस सड़क का महत्व भारत के लिए कितना है आपको यह भी समझना चाहिए और क्यों ये कहा जा रहा है कि ये परियोजना भारत को और ज्यादा मजबूत करेगी, क्योंकि लद्दाख भारत का सबसे उत्तरी इलाका है जिसे सेना के बीच सब सेक्टर नॉर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ये सड़क दारबुक से अंतिम गांव यानी कि श्योक तक लगभग 255 किलोमीटर लंबी है, जो कि 13,000 फुट से 16,000 फुट के बीच ऊंचाई से होकर गुजरती है। ये सड़क लेह को काराकोरम दर्रे से भी जोड़ती है और चीन के शिनजियांग प्रांत से लद्दाख को अलग करती है।
डीबीओ दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई पट्टी थी, जिसे मूल रूप से 1962 के युद्ध के दौरान तैयार किया गया था, लेकिन साल 2008 तक इसका रखरखाव नहीं किया गया। 2008 में भारतीय वायुसेना ने इसे दोबारा से शुरू किया, ऑपरेट किया, ताकि एलएसी के पास इसका इस्तेमाल किया जा सके। साल 2008 में एंटोनोव N-32 सैन्य विमान की इस पर लैंडिंग भी की गई। डीबीओ चीन के साथ साथ एलएसी से केवल 9 किलोमीटर की दूरी पर है। यह सड़क अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र, अक्साई चिन, चिपचाप नदी और जीवान नाला से सटे हुए इलाकों की निगरानी करने के लिए बहुत अहम साबित होगी। पहले सिर्फ हवाई पट्टी के जरिए वहां पर पहुंचा जाता था, लेकिन सड़क मार्ग बनने के बाद से अब सैन्य सामान ले जाने में भी आसानी होगी और इसी तरीके से भारत की सुरक्षा के लिहाज से भी इस बॉर्डर इलाके में इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसकी सौगात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से दी गई है। अब बात करते हैं चिड़िया की, यानी कि ट्विटर की नीली चिड़िया, जो कि अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क की हो चुकी है। मस्क ने कोर्ट की तय डेडलाइन से पहले ही ट्विटर को अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके साथ ही एलॉन मस्क का एक्शन भी देखने को मिला है। कई महीनों से चल रही रस्साकशी के बाद ट्विटर आखिरकार दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क का हो गया है। इसकी कमान संभालते ही मस्क ने सबसे पहला काम ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल समेत सीएफओ नेड सेगल को बाहर का रास्ता दिखाने का किया है। टेस्ला कंपनी के मालिक मस्क ने डील होते ही ट्वीट कर कहा कि चिड़िया आजाद हुई। इससे पहले उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं ट्विटर पर लोग फिल्में देखें और वीडियो गेम्स खेलें। ट्विटर में हो सकते हैं 5 बदलाव। मस्क ट्विटर को बना सकते हैं सुपर ऐप, यानी ऑल इन वन सर्विस प्लेटफॉर्म। यूजर्स को दिया जाएगा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन, जिससे एड रेवेन्यू पर निर्भरता होगी कम। मस्क ट्विटर को बना सकते हैं फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म और मॉडरेशन पॉलिसी में भी कर सकते हैं कुछ बदलाव। ट्विटर के जरिए बिटकॉइन के लिए लॉन्च पैड बनाने की कर सकते हैं तैयारी। चीन की सरकार से संबंध बेहतर बनाने के लिए ट्विटर यूजर्स का डेटा साझा करने जैसा कदम भी उठा सकता है। वैसे पराग अग्रवाल की कुर्सी के जाने का खतरा लंबे समय से था। एलन मस्क और ट्विटर का सौदा इसी साल अप्रैल में शुरू हुआ था और इस सौदे का मामला कोर्ट तक पहुंचा था। 14 अप्रैल को $54.20 प्रति शेयर के आधार पर $43 बिलियन में ट्विटर को खरीदने की पेशकश की गई थी। अब 7 महीने बाद इस डील पर मुहर लग गई है। तो एलॉन मस्क की एंट्री के साथ ही ट्विटर में कई बदलावों की तैयारी है, लेकिन एक बदलाव ये भी कि किसी की छुट्टी कर दी गई, यानी कि एलॉन मस्क ने ट्विटर की कमान संभालते ही सीईओ पराग अग्रवाल को हटा दिया। भारतीय मूल के पराग को पिछले साल ही सीईओ नियुक्त किया गया था और उसके बाद एलॉन मस्क और पराग के बीच कहासुनी भी हुई थी। इसी वजह से मस्क ने सबसे पहले पराग अग्रवाल को ही फायर कर दिया और साथ ही बाकी 3 टॉप ऑफिसर्स को भी। लेकिन पराग अग्रवाल ट्विटर से खाली हाथ नहीं जाएंगे, एक अच्छी खासी रकम उनको मिलेगी। इसके मायने क्या हैं, आपको ये भी समझा देते हैं। यानी कि कुल मिलाकर पराग अग्रवाल को 1 साल की सैलरी तनख्वाह दी जाएगी। अब 1 साल में उनकी सैलरी क्या होती है, ये आपको थोड़ा सा समझाएंगे। उन्हें मिले हुए जितनी भी इक्विटी अवार्ड से उनका पैसा भी उनको मिलेगा, वो भी रकम उनके खाते में जाएगी। इसके साथ ही मस्क को करना होगा $42 मिलियन का भुगतान। ये है पराग अग्रवाल की 1 साल की सैलरी, $42 मिलियन। अगर रुपए में इसको आप समझेंगे तो ये करीब 346 करोड़ रुपए है। 1 साल की पराग अग्रवाल की सैलरी है, उनकी तनख्वाह जो उनको चुकानी होगी। एलॉन मस्क ये 346 करोड़ की रकम पराग अग्रवाल को सौंप देंगे, उनको दे देंगे। कुल मिलाकर पराग अग्रवाल खाली हाथ ट्विटर से नहीं निकलेंगे। और अब जिक्र करना होगा हिमाचल का, क्योंकि हिमाचल में इन दिनों चुनावी बयार बह रही है। हर जगह अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी प्रचार में लगे हुए हैं और इसी बीच अनुराग ठाकुर के सामने महिलाओं ने पहाड़ी गाना गाया, जिसे सुनकर अनुराग ठाकुर के चेहरे पर कैसी मुस्कान आई, तस्वीरें देखिए।
और हिमाचल से अब आपको राजस्थान लिए आते हैं, क्योंकि राजस्थान के कड़कड़ में शौर्य, बलिदान, भक्ति के साथ ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत भी समाई हुई है। इसी कड़ी में अब एक और नया अध्याय विश्व पटल पर इतिहास लिखने के लिए तैयार है। यहां राजसमंद के नाथद्वारा में 369 फीट की विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण महोत्सव कल से शुरू होने जा रहा है, जो कि 6 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसी भव्य आयोजन का साक्षी बनने वाले हैं। 9 दिन तक धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आयोजनों के साथ ही मुरारी बापू रामकथा सुनाएंगे। 51 बीघा की पहाड़ी पर बनी इस प्रतिमा में भगवान शिव ध्यान की मुद्रा में आपको विराजे नजर आ रहे हैं, जो कई किलोमीटर दूर से नजर आने लगते हैं। संत कृपा सनातन संस्थान की तरफ से आयोजित इस महोत्सव का नजारा महाकुंभ से कम नहीं होगा। आयोजन के लिए करीब 1.5 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल तैयार किया गया, जबकि करीब 2 लाख स्क्वायर फीट में भोजनशाला का पंडाल लगाया गया। ये प्रतिमा उदयपुर के महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 40 किलोमीटर और उदयपुर शहर से 45 किलोमीटर दूर श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में स्थापित की गई है, जबकि राजसमंद जिला मुख्यालय से ये 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये तस्वीरें अपने आप में कितनी अलौकिक हैं। शिव प्रतिमा जो आपको नजर आई, इसको लेकर भव्य आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इसे और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ। कैसे? प्रतिमा का नाम जो है वो है विश्वास स्वरूपम। इसका अगर आप अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो वो होता है स्टैचू ऑफ बिलीफ। इसके साथ ही परिसर का नाम तद पदम उपवन है। नाथद्वारा के गणेश टेकरी में इसका निर्माण हुआ है और शिव जी के सामने नंदी की विशेष मुद्रा भी नजर आएगी। खड़ी मुद्रा में 25 फीट के नंदी आपको नजर आएंगे। कम से कम 4 घंटे में ये पूरा विजिट आप कर पाएंगे और प्रॉपर विजिट के लिए 7 से 8 घंटे आप निकाल कर जाइएगा। 10 साल में इस प्रतिमा को तैयार किया गया है, यानी कि इतना आसान नहीं था इस प्रतिमा को तैयार करना। 50,000 से ज्यादा लोगों की मेहनत इस प्रतिमा के जरिए लोगों के सामने है। 3000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ, 2600 टन लोहा जिसका इस्तेमाल किया गया और 26,618 क्यूबिक मीटर सीमेंट और कंक्रीट का भी इस्तेमाल किया गया है। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की आंधी भी झेल सकती है। इसको ऐसे तैयार किया गया है। 2 किलोमीटर पहले ये प्रतिमा दिख जाती है, यानी कि बहुत नजदीक तक भी अगर आप आते हैं तो इसकी शुरुआत आप ठीक 2 किलोमीटर पहले से इसके नज़ारे के साथ कर सकते हैं। लेकिन इसका इंटीरियर भी आपको समझना होगा। ये तो एक्सटीरियर, इसकी लंबाई चौड़ाई की हमने बात की, लेकिन इसका आप इंटीरियर आपको बता देते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट और लॉबी एरिया भी है। अलग अलग हाइट पर जाने के लिए 4 लिफ्ट तैयार की गई हैं और 700 सीढ़ियों का भी निर्माण किया गया है। 20 फीट से लेकर 351 फीट तक का ये सफर है। 20 फीट पर एक्सपीरियंसिंग गैलरी है, 110 फीट पर आसन और इसके साथ ही गैलरी तैयार की गई। 270 फीट पर बायां कंधा और त्रिशूल जिसके दर्शन हो पाएंगे और 280 फीट पर दायां कंधा और नाक के दर्शन हो पाएंगे। अब बाएं से दाएं कंधे तक के लिए एक ग्लास ब्रिज तैयार किया गया है। 3 लेयर सेफ्टी गार्ड का इस ग्लास ब्रिज को तैयार किया गया है और 12 mm की पहली और दूसरी लेयर इसमें तैयार की गई है और जो तीसरी सेफ्टी ग्लास लेयर है वो 10 mm की है। जो ब्रिज की कैपेसिटी है वो 800 किलो वजन तक की है। 800 किलो वजन ये ग्लास उठा सकता है। 300 से 351 फीट तक के लिए 88 सीढ़ियां तैयार की गई हैं और 351 फीट की ऊंचाई से जलाभिषेक होगा। अब आप सिर्फ अनुमान लगाइए कि जब 351 फीट की ऊंचाई से जलाभिषेक किया जाएगा तो ये नजारा अपने आप में कितना अद्भुत होगा। अब एक और नजारे की बात करेंगे और वो नजारा है नासा की सैटेलाइट इमेज। पहली बार सूरज की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर कैमरे में कैप्चर हुई है और इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सूरज बड़े अच्छे मूड में नजर आए हैं। इस तस्वीर को सैटेलाइट ने गुरुवार को क्लिक किया, जिसे शेयर करते हुए नासा ने एक कैप्शन भी दिया है। सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने सूर्य को मुस्कुराते हुए कैमरे में कैद किया। आपको यह भी बता दें कि सूर्य पर काले धब्बे भी नजर आएंगे जो ऐसे लगते हैं कि मानो सूर्य के मुस्कुराने से बनी हुई आकृति है। इन धब्बों को कोरोनल होल कहा जाता है और ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर तेज सोलर हवाएं चलती हैं। लेकिन अगर आप एक मुश्त इस तस्वीर को देखेंगे जिसे सूरज की तरफ से जारी किया गया है तो ऐसा लगता है
सूर्यदेव मुस्कुरा उठे। और इसी के साथ वंदे भारत में फिलहाल इतना ही।